अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं महर बुखारी। ये हुकूमत अब दो 4 स्टार जनरल्स को तैनात करने जा रही है, एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और एक जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ को। अहम तरीन तकर्रियाँ हैं और ये अपॉइंटमेंट्स जो हैं ये अभी भी सियासत का अहम तरीन मौजू हैं और एवी नहीं है। अगर ये मैं कहूँ कि तारीख में पहली बार एक तस्वुराती रुझान या परसेप्शन जो है इस सिलेक्शन प्रोसेस को मार कर रहा है, इम्पैक्ट कर रहा है, इस पर असरअंदाज हो रहा है, तो ये गलत नहीं होगा। और इसके हमें ऑन ग्राउंड सबूत भी मुहैया हो रहे हैं। गो के हुकूमत ने बार बार दावा किया कि आइन और कानून के मुताबिक ही आगे बढ़कर ये प्रोसेस जो है मुकम्मल किया जाएगा। लेकिन अगर अब पिछले एक हफ्ते के आप वजीर आजम पाकिस्तान की आनिया जानिया देख लें, उनके स्केड्यूल को देख लें, तो ये समझ आती है कि जो चहमक गोइयाँ और जो स्ट्रेस लेवल और जो हाई लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन पास अराउंड हो रही है दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में, वो एवी नहीं हो रही। वजीर आजम बुध को शर्मुल शेख से रवाना हुए और उन्होंने ये कहा कि वो सीधा पाकिस्तान जाएंगे, लेकिन बीच में उन्होंने अपना रूट चेंज किया, तब्दील किया और वो लंदन यूके पहुंच गए अपने बड़े भाई से मिलने के लिए, जिधर अहम तरीन और लंबी मुशावरती इजलास हुआ। उसमें काबीना का कोई रुकन मां सवाए वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ मौजूद नहीं थे, लेकिन वजीर आजम के साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के तीनों बच्चे उस कमरे में ज़रूर मौजूद थे, हसन हुसैन और मरियम नवाज शरीफ। और ये अहम तरीन बैठक के बाद ये पहले खबर आई कि बहुत सी चीज़ों के ऊपर इत्तफा हो गया है और एक क्लैरिटी के साथ ये फैसला कर लिया गया है कि अब आगे बढ़ा जाएगा और किसी भी ऑब्स्टिकल या किसी भी रुकावट या धमकी को खातिर में ना लाए बगैर अपना फैसला किया जाएगा इस तकर्री के हवाले से। लेकिन वजीर आजम जब जुमे को रवाना हुए पाकिस्तान के लिए, तो रास्ते में ही एयरपोर्ट पहुंचने से पहले एक और यू टर्न लिया और वापस एक और मुशावरती बैठक के लिए वापस मेफेयर अपार्टमेंट पहुंच गए। अहम तरीन कॉल मौसूल हुई, अहम तरीन पैगाम ही मौसूल हुआ, जिसके बाद एक बार फिर सर जोड़ के बैठना जो है वो ज़रूरी पड़ गया। यानी कि पिछले 5 दिनों से हम देख रहे हैं कि इस अहम तरीन तकर्री के ऊपर मुशावरत भी हो रही है, बात भी हो रही है और हमारे ज़राए हमें ये कन्फर्म कर रहे हैं कि जो ऑप्शंस और जो नाम जो ज़ेर गौर आए, उनमें से एक पहली ऑप्शन ये भी वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने रखी कि करंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो इसी तरह अपना काम चलाएं, इसी तरह अपना कंटिन्यू करें और 22 चेयरमैन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का एक जो पोजीशन है उसको कार्व आउट कर लिया जाए, एक इंटरिम हुकूमत लाई जाए, निगरान हुकूमत लाई जाए, फिर इलेक्शंस कॉल किए जाए, इवेंचुअली एंड इनएविटेबली जो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होंगे वो फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ओहदा संभाल लें। इसको हमारी खबर के मुताबिक नवाज शरीफ साहब ने इस ऑप्शन को रद्द कर दिया। वो ना ही फेवर में है किसी एक्सटेंडेड निगरान सेटअप के, ना ही वो फेवर में है नए ओहदे कार्व आउट करने के और किसी भी सूरत एक्सटेंशन देने के। जहन में रखिए 1972 ऑनवर्ड्स टू डेट 10 आर्मी चीफ्स में से नवाज शरीफ साहब 10 का चुनाव कर चुके हैं और राहील शरीफ समेत वो हमेशा इस मौकफ के ऊपर डटे रहे हैं कि एक्सटेंशन नहीं देनी, जबकि तहरीक इंसाफ ने कोई नई तकर्री तो नहीं की मगर एक एक्सटेंशन जरूर दी है। पीपल्स पार्टी ने अपने दौरे हुकूमत में नई तकर्री भी की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की और एक एक्सटेंशन भी दी। ये तो अपनी जगह मौजूद है। नवाज शरीफ साहब इस मौके पर डटे हुए हैं कि यही हुकूमत अपना टेन्योर पूरा करे और जिस मुआशी मुश्किलात के अंदर मुल्क फंस चुका है और इन्होंने टेक ओवर किया है, पहले तो उसको किसी इस ऊंट को किसी करवट बिठाया जाए, हालात को बेहतर किया जाए कि फिर इंतखाबी मैदान में उतरने के काबिल हो मुस्लिम लीग नून। लेकिन बहरहाल डॉन की जो आज की शह सुर्खी है, इट इज़ नॉट ओवर टिल इट्स ओवर, ये मायनी खेज है। इट इज़ रियली नॉट ओवर टिल इट्स ओवर। हमारी सियासत में जितने भी अलविदाई विजिट्स हो जाए, एसपीआर ने भी बहरहाल ये मौका इख्तियार कर लिया है, लेकिन ये अपनी जगह हमारी मालूमात कायम है कि जिस फॉर्मूला का भी हमने जिक्र किया वो ना सिर्फ इमरान खान के साथ डिस्कस हुआ, इमरान खान साहब ने इसको अपने एक इंटरव्यू में इमरान खान के साथ ये प्रपोज भी किया कि कानून के अंदर एक ऐसी शिक को कार्व आउट कर लिया जाए कि जिससे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा जो है वो कंटिन्यू करें टिल नए इंतखाबात होते हैं और एक हुकूमत आती है और एक फ्रेश मैंडेट के साथ एक इस अहम तरीन तकर्री को फिर मंडे चढ़ाती है। मगर हम देख रहे हैं कि इमरान खान साहब के ऊपर तो आएंगे जिन्होंने एक और बहुत बड़ा यू टर्न लिया इस हवाले से भी। वो अभी भी ये कह रहे हैं कि एक मफरूर आदमी से मुशावरत भी करना सीक्रेट एक्ट्स की वायलेशन है। मगर ये 5 दिन जो शहबाज शरीफ साहब लंदन में रहे, उनको अहम तरीन कुछ पैगामात भी मौसूल हुए, कुछ इदारा जाती अपनी प्रेफरेंसेस भी हैं। लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि तारीख में कभी इस तरह हमने नहीं देखा कि तमाम तर टॉप जो कैंडिडेट्स हैं, 5 या 6 कह लीजिए,
वो इतने ज़्यादा मिसप्लेस्ड परसेप्शन के शिकार हो रहे हों, गो कि इनमें से तमाम तर कैंडिडेट जो हैं वो सारे इक्वली क्वालिफाइड हैं ऑपरेशनली, फौज को चलाने के, उसको लीड करने के तमाम तर सलाहियत रखते हैं, बेहतरीन इनके रिकॉर्ड्स हैं, इनकी क्वालिफिकेशंस हैं, मगर फिर भी बदकिस्मती से किसी को तसव्वुर किया जा रहा है कि वो पीपल्स पार्टी का बंदा है, किसी को तसव्वुर किया जा रहा है कि उसका सॉफ्ट स्पॉट तहरीक इंसाफ के लिए है, किसी को तसव्वुर किया जा रहा है कि वो बड़ा एक हार्ड लाइनर है। और बड़ी बदकिस्मती है कि इस तमाम तर सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर बहुत खुल के तमाम तर हाजिर सर्विस हाईली क्वालिफाइड अफसरान के ऊपर तबसरे हो रहे हैं। तसव्वुराती रुझानात मैं इनको कहती हूँ, ये तसव्वुराती ही सही, बिकॉज इन्हीं में से चुनाव होगा, लेकिन पहली बार सिर्फ ऑपरेशनल रनिंग शायद एक प्रायोरिटी नहीं है, जिस एक मुश्किल में इदारा फंस चुका है इन टर्म्स ऑफ परसेप्शन, इन टर्म्स ऑफ ओपिनियन, आवाम के अंदर पजीराई, इसको डैमेज कंट्रोल करना भी मकसूद है इसका, कि किसी तरह एक प्रोफेशनल जो भी आए शख्सियत जिसका भी चुनाव हो, वो ना सिर्फ प्रोफेशनल हो मगर उसके ऊपर कोई उंगलियां ना उठा सके। अब इमरान खान साहब के जिस यू टर्न का मैं जिक्र कर रही थी, पहले उन्होंने कहा कि काबिल कबूल ही नहीं होगा कि एक पपेट हुकूमत जो है इतनी अहम तकर्री करे, फिर उन्होंने ये तकाजा किया कि उनको भी मुशावरती अमल का हिस्सा बनाया जाए, लेकिन अब उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जो भी फैसला होगा तहरीक इंसाफ के लिए काबिल कबूल होगा। लेकिन एक अहम चीज़ जो जहन में रखने की है, लोग जो देख रहे हैं कि इमरान खान साहब का फाइनेंशियल टाइम्स को दिया हुआ इंटरव्यू, जिसको अमेरिका से वो कह रहे हैं कि आई मूव्ड ऑन कोट अन कोट रिलेशनशिप विद यूएसए नहीं, उनका कोट अन कोट उनका जो कहना है कि इट्स बिहाइंड मी एंड आई वांट टू मूव ऑन, मैं बेहतर ताल्लुकात चाहता हूं अगर मैं फिर वजीर आजम बना। ये जहन में रखिए कि इमरान खान साहब पहले जब हुकूमत से निकाले गए या निकले तो उनका सबसे बड़ा ये बयानिया था कि उनको एक यूएस कंस्पिरेसी और साजिश के तहत निकाला गया। उन्होंने बराह रास्त इधर नाम नहीं लिए, उसका नेक्स्ट स्टेप था उन्होंने हैंडलर्स और एडर्स और अबेटर्स हैंडलर्स का जिक्र किया, यानी इदारे का जिक्र किया कि इसको न्यूट्रल नहीं होना चाहिए, चोरों के साथ नहीं खड़ा होना चाहिए, डाकुओं के साथ नहीं खड़ा होना चाहिए। लेकिन अब जब वो हट रहे हैं इस बात से पीछे, यूएस को डायरेक्टली नेम और शेम नहीं कर रहे और कह रहे हैं कि आई हैव मूव्ड ऑन, यानी कि मैं अब आगे बढ़ना चाहता हूं। मेरे लिए ज्यादा मसला है कि हमारी इधर के सेटअप्स जो करते हैं, इधर जो काम होता है पाकिस्तान के अंदर डोमेस्टिकली, द व्हीलिंग एंड डीलिंग एंड मैनिपुलेशंस, यानी कि अगर पहले वो डायरेक्टली इदारे की क़यादत का नाम नहीं लेना चाह रहे थे, अब वो डायरेक्टली लेने की पोजीशन में हमें दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि शायद अब ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा जो हैं वो रुखसत होते दिखाई दे रहे हैं। बट वंस अगेन इट्स नॉट ओवर टिल इट्स ओवर। ये बात इससे बेहतर शायद सुर्खी आज की नहीं लग सकती थी, क्योंकि यही हमारी सिस्टम की हकीकत है। ये जहन में रखिए, ये प्रोसेस है तो बड़ा क्लियर, बड़ा सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड लगता है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती के हवाले से, लेकिन ये इसका असर जो है या इसका इस फैसले पे आते हुए जो पूरा प्रोसेस है, ये सिलेक्शन और प्रेफरेंसेस के ऊपर बहुत मबनी है। वैसे तो नाम फॉरवर्ड किए जाते हैं, अब हमें बताया जा रहा है कि 3 नाम फॉरवर्ड किए जाएंगे, जिसमें बताया जा रहा है कि एक अहम शख्सियत जो इन द रनिंग थी, जिनके साथ बेहतरीन रिलेशनशिप, वर्किंग रिलेशंस का जिक्र इमरान खान साहब करते हैं और पीडीएम उनका जिक्र बहुत दफ़ा कर चुकी है नेगेटिव टर्म्स, उनका नाम अब नहीं फॉरवर्ड किया जाएगा, ये खबर आ रही है। मगर ये जहन में रखिए कि अब जो भी नाम फॉरवर्ड किए जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, वो आगे वजीर आजम को भेजती है, वजीर आजम फिर एक मुशावरती अमल से गुजरते हैं। बाय ट्रेडिशन, रवायात को देखते हुए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी मशवरा किया जाता है, इदारा अपनी जो प्रेफरेंसेस हैं उनको सामने रखता है और फिर वजीर आजम एक फैसले पर पहुंच के फिर सदर मुमलिकत को अपना फैसला देते हैं, जो इसकी नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब का कहना है कि 2013 और 2018 में वो इस प्रोसेस से गुजर चुके हैं और ये बड़ा रवायती तौर पे बड़ा कॉमन है जो काम किया जा रहा है। नवंबर 18 तक ही ये प्रोसेस एक्चुअली टेक ऑफ करता है फ्रॉम ग्राउंड और उसके बाद 25 नवंबर तक फैसला जो है वो अपॉइंटमेंट के लिए नाम फाइनलाइज कर लिया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, हमने माजी के अंदर देखा है कि जनरल आसिफ नवाज जंजुआ हों या जनरल जहांगीर करामत हों, 3 माह कबल ही इनके नाम फाइनलाइज कर लिए गए थे। और इतनी जब अहम सियासी कशीदगी अपने अरूज पर हो और इतनी कयास आराइयाँ की जा रही हों, हम समझने से कासिर हैं कि क्यों ये हुकूमत जो है कोई नाम फाइनलाइज करके ऐलान नहीं कर देती। इमरान खान साहब भी अपनी लॉन्ग मार्च को ज़रा होल्ड बैक कर चुके हैं, ज़रा अब जानबूझकर उसको स्लो डाउन कर रहे हैं। वो चाहते हैं, तहरीक इंसाफ के हमारे जो अहम तरीन ज़राए से बातचीत हुई है अहम नुमाइंदगान से, उनका कहना है कि ये हुकूमत और इदारा जो है फैसला कर लें, क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंसेस जो हैं दोनों की तरफ से फॉरवर्ड की जा रही हैं। वज़ीर आज़म साबिक़
वज़ीर आज़म नवाज शरीफ सीनियर मोस्ट चाहते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर साहब का नाम इधर आता है, लेकिन क्योंकि वो 27 नवंबर को, जिस तरह आपने रिपोर्ट में देखा, वो रिटायर कर जाएंगे, तो उनकी अनाउंसमेंट वो कि टेक्निकली तो शहबाज शरीफ साहब कर सकते हैं एज अ सीनियर मोस्ट, मगर ऑफ कोर्स क्वेश्चंस विल अराइज उनके हक में बात नाम लिए बगैर। मरियम नवाज भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर चुकी हैं। इमरान खान साहब निजी महफिलों के अंदर उनको, क्योंकि वो कबल अज़ वक्त 8 माह बाद ही SDG ISI उन्होंने हटा के जनरल फैज़ हमीद साहब को लगा दिया था, और उनकी अहलिया के हवाले से कुछ ऑडियो टेप्स सामने रखी थी मुबैना तौर पर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर साहब ने, जिसके ही टुक स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन टू दैट व्हिच वाज रिपोर्टेड एज वेल। तो ऑफ कोर्स ये तनाज़ा, हर इशू, हर कंट्रोवर्सी, हर नाम के ऊपर आपको कहानियां सुनाई जा सकती हैं। तो अब ये नाम अगर ये सीनियर मोस्ट समझ के शहबाज शरीफ साहब इसको चूज कर भी लें तो क्वेश्चंस विल अराइज ऑफ कोर्स, क्योंकि जनरल बाजवा साहब को उससे अपनी रिटायरमेंट से 1-2 दिन पहले जाना पड़ेगा जब अगर इनका नाम अनाउंस हो जाए। बहरहाल बात करते हैं, हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी बाकिर सज्जाद साहब मौजूद हैं, गहरी नज़र रखते हैं अमूर पर। दिस इज़ हिज बीट ऑफ रिपोर्टिंग एज वेल। बाकिर, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। अस्सलाम वालेकुम। फरमाए दीजिएगा कि आपने अपनी ज़िंदगी में कवरेज करते हुए इस अहम तरीन तकर्री के हवाले से बहुत काम किया होगा। हैव यू एवर विटनेस्ड इस पीक के ऊपर टेंशंस या इस पीक के ऊपर कंट्रोवर्सीज फॉर द सिलेक्शन फॉर द नेम्स व्हिच आर बीइंग गिवन? नहीं महर, मेरे ख्याल में जो पीछे मैंने एटलीस्ट 2 ट्रांजिशंस पहले और एक एक्सटेंशन कवर कर चुका हूँ अपने कैरियर में, लेकिन इस तरह की हमें कोई कभी कंट्रोवर्सी नज़र नहीं आई। जनरल बाजवा की जब अपॉइंटमेंट हुई थी उस वक्त एक डिफरेंट नेचर की कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई थी, लेकिन उसका एक और पहलू था। लेकिन इस दफ़ा जो कुछ हो रहा है तो इस वक्त कहना बेजा नहीं होगा कि वी आर हेडेड टुवर्ड्स ए वेरी क्योटिक ट्रांजिशन। काफ़ी ज़्यादा इसमें कंट्रोवर्सीज क्रिएट हो सकती हैं। काफ़ी दोनों साइड्स को मेरा ख्याल में काफ़ी डेलिकेटली अब आगे चलना पड़ेगा, क्योंकि इदारे की या फ़ौज का जिसकी काफ़ी रिस्पेक्ट है हमारी सोसाइटी के अंदर और उसकी एक काफ़ी लंबा बैकग्राउंड है, तो उसकी वजह से मेरा ख्याल में इनको फ़ैसले बड़े मुहतात होकर लेने पड़ेंगे। इस वक्त अनफॉर्चुनेटली जो ये अपॉइंटमेंट होने जा रही है काफ़ी अहम है, क्योंकि दोनों साइड्स के लिए ये एक बल्कि हुकूमत के लिए कह लें कि ये मेक और ब्रेक पिक होगी। तो इस वजह से इस पूरे प्रोसेस को इस अपॉइंटमेंट को पोलिटिसाइज किया जा रहा है। मेरे ख्याल में इस वक्त जो हमें ज़रूरत है कि हम इस प्रोसेस के ऊपर, जिसमें ये पॉलिटिकल पार्टीज़ या गवर्नमेंट इतना इंटरफेयर नहीं कर सकती, एक लेट डाउन प्रोसेस है जिसमें से इसने गुजरना है, उसके ऊपर अगर हम नज़र रखें तो शायद ये सारी की सारी कंट्रोवर्सीज़ ग्रेजुअली हम रिजॉल्व होते हुए देखें और अल्टीमेटली एक ऐसा कैंडिडेट सामने आ जाए जिसके ऊपर जी। जिस तरह दाइये में भी कहा बाकिर, ये प्रोसेस तो बड़ा सीधा लगता है अगर आप आईनी तौर पे देखें, मगर इसके ऊपर गहरा असर होता है प्रेफरेंसेस का। और आपने हमेशा देखा है, चाहे प्रेफरेंसेस चाहे मुशर्रफ साहब की एलिवेशन का हो टू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जनरल ज़िया 7वीं पोजीशन से ऊपर ले आए, विच ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑफ कोर्स अभी प्रेफरेंसेस की वजह से हमें एक्सट्रीम स्ट्रेस नज़र आ रहा है। दारा जाती प्रेफरेंसेस भी अपनी जगह मौजूद हैं, नवाज हुकूमत की अपनी जगह मौजूद है, PDM से मुशावरत करनी है, आसिफ अली जरदारी साहब भी, उनका नुमाइंदा भी लंदन में मौजूद था इस अहम बैठक के अंदर बादज़ां। तो प्रेफरेंसेस ऑफ कोर्स आर कमिंग इन टू प्ले। इमरान खान साहब ने ऑफ द रिकॉर्ड ये बात बताई है, मगर अगर प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन से ही जाएं, एंड आई डोंट वांट टू टेक नेम्स हियर, मैं ज़ाती तौर पर इसकी कायल नहीं हूँ कि नाम लेकर आप किसी भी एक प्रोफेशनल ऑफिसर को मार करें उसके करियर को, मगर फ्लां पीपल्स पार्टी का, फ्लां के रुझानात इसके लिए, फ्लां की लीनिंग इसके लिए, वी ऑल नो द नेम्स राइट नाउ व्हिच आर बीइंग टेकन। आपको लगता है कि कोई दीगर ऑप्शन भी 29 नवंबर से पहले एंटरटेन की जा सकती है, या यही 5 से 6 नाम है जो हम प्रिंट कर रहे हैं, जो हमें मालूम है, जिनके बारे में तस्करा हो रहा है? नहीं, मैं इस तरह से मतलब हम एलिमिनेशन की बात नहीं भी करते। जिनके बारे में ये जितनी भी प्रेफरेंसेस इन पॉलिटिशियंस की तरफ से जाहिर की गई हैं या पॉलिटिशियंस की तरफ से खदशात जाहिर किए गए हैं, तो उसकी वजह से ये प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो चुका है। लेकिन अब मैं समझता हूँ कि इस सूरत हाल में इस हुकूमत के लिए सबसे सेफ बेट यही होगा कि सीनियर मोस्ट को अपॉइंट कर दे। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ उसमें ये होगी कि उस तारीख को सीनियर मोस्ट कौन होता है। मेरा ख्याल में मैं लेट मी जस्ट कंप्लीट दिस वन कि अब इस हफ्ते के एंड तक काफ़ी हद तक क्लैरिटी आ जाएगी। जो मेरी इतला है कि लेफ्टिनेंट जनरल्स की रिटायरमेंट एटलीस्ट 10 डेज़ पहले नोटिफाई हो जाती हैं।
अगर कोई साहब 27 को रिटायर हो रहे हैं तो मैक्सिमम इस फ्राइडे तक उनकी रिटायरमेंट नोटिफाई हो जाएगी। अगर नहीं होती तो उसके बाद आपको ये सिचुएशन ज़्यादा इसमें क्लैरिटी आ जाएगी कि क्या गवर्नमेंट इस प्रोसेस में प्रिवेल कर रही है या उसने जो आर्मी के जो भी चॉइसेस थे उन पे कंसीड कर लिया है। वेरी इंटरेस्टिंग, यानी कि अगर इस जुमे तक लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर साहब जो 27 को रिटायर कर रहे हैं, अगर उनकी रिटायरमेंट अनाउंस हो जाती है, देन ही इज आउट ऑफ द रनिंग एसेंशियली। वो सीनियर मोस्ट होते हैं टेक्निकली स्पीकिंग, और नेक्स्ट सीनियर मोस्ट जो सेम बैच के 4 अफसरान हैं उनमें तो लेफ्टिनेंट जनरल साहिर हैं। जी जी, इसके बाद फिर साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब है, अज़हर अब्बास साहब है, जनरल नुमान है, और उनके बाद जो फिर वो एक और फिर एक, क्योंकि जनरल फैज़ का एक नाम एक कंट्रोवर्सी के साथ अटैच कर दिया गया, तो बेसिकली अब जो पूरी जो रेस होगी वो इन 3 के दरमियान होगी कि इन 3 में से एक एलिवेट हो जाएंगे चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और दूसरे आर्मी चीफ बन जाएंगे। लेकिन लेट्स सी हाउ द गवर्नमेंट प्लेस फ्रॉम एयर। फ्राइडे तक अगर उन्होंने कोई इस तरह की प्रमोशन वगैरह अनाउंस नहीं की, और जैसा आपने ख्वाजा आसिफ साहब से सुना कि 18 से पहले तो ये प्रोसेस टेक ऑफ ही नहीं करता, आई थिंक बाय दैट टाइम इट विल बी वेरी लेट टू ब्रिंग आसिम मुनीर साहब बैक इनटू द रेस। सो आप जनरल नुमान महमूद, जनरल साहिर शमशाद और जनरल अजहर मोहम्मद अजहर का नाम ले रहे हैं जो CGS हैं अभी, जो बहरहाल जिनके हवाले से अभी तक कोई भी ऐसी बात किसी जमात की तरफ से या उनकी लीनिंग की तरफ से नहीं बताया गया है। इज़ अ वेरी सॉफ्ट स्पोकन, कम गो आदमी है, हाईली प्रोफेशनल ऑफ कोर्स। मैं इसीलिए बात कर रही थी प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन की, कि अगर दूसरे इन चीज़ों की वजह से एलिमिनेट हुए भी तो ही सीम्स टू बी द कंटेंडर। बट डार्क हॉर्स, तो डार्क हॉर्स आवाम को समझा दें, हम डार्क हॉर्स करते हैं, क्यों करते हैं, इसका मतलब क्या है। इदारा जाती प्रेफरेंसेस में लेफ्टिनेंट जनरल नुमान साहब का और लेफ्टिनेंट जनरल साहिर साहब का भी नाम जो है वो सुना जा रहा है कि इट्स अ स्ट्रॉन्ग पुश। जी, डार्क हॉर्स की जहाँ तक बात है वो ये है कि अगर आप किसी को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, ही सडनली मेक्स इट, लाइक मैं जिस पिछली दफ़ा जनरल बाजवा की जब ये के वक्त जब चेंज ऑफ कमांड हुई थी तो उस वक्त मैंने पॉइंट आउट किया था कि ही कुड बी द डार्क हॉर्स। उसकी वजह भी मेरी यही थी कि मैंने ऊपर से एक एलिमिनेशन प्रोसेस अपने ताई एक रन किया था, ये इस वजह से नहीं होंगे, इस वजह से नहीं होंगे, तो जनरल बाजवा हो सकते हैं। लेकिन इस दफ़ा बड़ा, अगर ये आसिम मुनीर साहब इस हफ्ते की एंड तक एलिमिनेट हो जाते हैं इस रेस से बिकॉज ऑफ हिज इम्पेंडिंग रिटायरमेंट, किसी और वजह से हम नहीं कह रहे, तो मेरे ख्याल में उस वक्त हमें बड़ी क्लियर रेस रह जाएगी। तकरीबन 3 के दरमियान होगी, 2 पोजीशंस हैं, इनमें से 2 तो 4 स्टार जनरल बन ही जाएंगे। आपको डार्क हॉर्स इस बार कौन लग रहा है बाकिर? अगर मुझसे मतलब वैसे एक पर्सनल आप पूछें कि जो मुझे एक जिससे से कह लें कि मुझे अंदाज़ा गुजर रहा है कि वो हो जाएंगे, मैं किसी के वो नहीं सैबोटाइज करना चाहता प्रोस्पेक्ट्स, क्योंकि मीडिया के ऊपर स्पेकुलेट करने से डैमेज होते हैं उनके प्रोस्पेक्ट्स। लेकिन जनरल अज़हर अब्बास की मुझे प्रोस्पेक्ट्स ज़्यादा बेहतर लग रहे हैं इस वक्त, क्योंकि उनका एक तो सबके मतलब ये तो जैसा उनकी कैरियर के हिसाब से जुड़े हुए हैं, क्या पोजीशंस उन्होंने रखी, और इस पे जो उस वक्त के आर्मी चीफ हैं उसका भी बड़ा इन्फ्लुएंस रहता है कि उन्होंने उनको क्या पोस्टिंग्स दी। लेकिन जनरल अज़हर के बारे में मैं मतलब काफ़ी ज़्यादा सुन रहा हूँ कि पॉसिबली ही विल बी द चॉइस अल्टीमेटली। एंड मुझे बताइएगा बाकिर, सिर्फ इदारे को ऑपरेशनली चलाना, रन करना है तो तमाम तर कैंडिडेट्स बेहतरीन सलाहियत रखते हैं, मैंने जिस तरह पहले भी कहा, मगर साथ डैमेज कंट्रोल इज़ अ बिग इशू राइट नाउ। क्या इसको किसकी तरफ से, इदारे की तरफ से या मियाँ साहब जो बैलेंस भी चाह रहे हैं, किसकी तरफ से इस आइडिया को एंटरटेन किया जा रहा है दैट देयर नीड्स टू बी स्ट्रॉन्ग डैमेज कंट्रोल? आई थिंक अब हालात इस नहज पे पहुंच चुके हैं मेहर जी का, आप पिछले चंद माह में देखें जिस तरह से जो कुछ भी इदारे पे प्रेशर पड़ता रहा है, फ़ौज के इदारे की बात कर रहे हैं, बाहर की सोशल मीडिया में कह लें, पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से कह लें, जिस तरह से क्रिटिसिज्म हुआ है, तो इस वक्त उनकी जो एक इमेज बिल्डिंग जो दोबारा से उसको रीबिल्ड करने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल में जो भी आर्मी चीफ आएंगे, अगर मुझे इस तरह का कोई पैरेलल पीछे देखना हो तो जनरल कैनी के वक्त जब वो आए थे तो उनको भी फ़ौज के इमेज को दोबारा से रीबिल्ड करना पड़ा, तो अभी जो आएंगे उनको रीबिल्ड करना पड़ेगा, और इसका सोल्यूशन जो है वो सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस को एड्रेस करने के लिए किसी के पास कोई फार्मूला है कि नहीं है, वो चीज़ मेरे ख्याल में मैटर करेगी। अब अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये सारी की सारी
डिस्कशन ये हो रही है कि फलां साहब PMLN के लिए को मतलब को PMLN उनको प्रेफर करी है, फलां को पीपल्स पार्टी प्रेफर करी है, फलां को PTI प्रेफर करी है। हमें उनके क्रेडेंशियल्स देखने चाहिए, उनके पास क्या मतलब किस तरह के आइडियाज़ हैं फौज को मॉडर्नाइज करने के लिए, इस जो क्रूशल क्वेश्चन को, सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस को। लेकिन इस तरह का अनफॉर्चुनेटली हमारा जो प्रोसेस है उसमें कोई प्रोविज़न नहीं है, ना तो जब उनके रिकॉर्ड्स या उनकी समरी वहाँ से मूव होती है GSQ से, ना इस तरह की वेटिंग डिफेंस मिनिस्ट्री में होती है, ना जाके कैबिनेट के लेवल पे होती है। लिहाजा ये वो चीज़ें हैं जो मेरा ख्याल में इस वक्त डिस्कस होनी चाहिए कि फलां साहब के पास जो व्यूज़ हैं सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप पे, मेरा ख्याल में वो इस तरह के हैं जो हमें आइंदा इन मसाइल को हल करने के लिए मदद देंगे, या फलां साहब की जो प्लानिंग है मिलिट्री को मॉडर्नाइज करने के लिए, जो आइंदा आने वाले चैलेंजेस हैं मिलिट्री की डोमेन में, उनको एड्रेस करने के लिए। लेकिन इस पर तो कोई भी बात नहीं कर रहा है इस वक्त। बाकिर आपको क्या लग रहा है, बिकॉज यू कवर पॉलिटिक्स एज वेल, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को बड़ा तगड़ा और हौसला देके वापस भेजा गया है कि प्रेशर में नहीं आना और डट जाएं और अपना काम करें। कितना रूम होगा उनके पास? इट इज हिज फाइनल कॉल ऑन पेपर, मगर ऑन पेपर तो थियोरेटिकली और भी बड़ा कुछ होता है सर, जो हम जमहूरियत में नहीं जो राइट्स एंजॉय कर पा रहे। कितनी स्पेस होगी शहबाज शरीफ साहब के पास कि जो वो फैसला करें मुशावरती अमल के बाद, जो फैसला कर लिया हो PDM ने, उसके ऊपर डट जाएं? मेरा ख्याल में उनके पास इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं होगी। मुझे एक पैरेलल मतलब जो अभी रिसेंटली है, आपको मतलब अगर उसकी तरफ इशारा कर दूं कि पिछले साल इन्हीं दिनों में, शायद चंद हफ्ते पहले की बात है, मतलब पिछले अक्टूबर नवंबर की बात है, इमरान खान साहब भी इसी तरह की चॉइस का सामना कर रहे थे। अल्टीमेटली उन्हें वो तमाम तर उस पोजीशन लेने के बावजूद कंसीड करना पड़ा, और जो पीछे से नाम आया था उसी को, अगरचे उन्होंने एक नई चीज़ बीच में इंट्रोड्यूस की थी जिसकी तरफ मैं भी अभी इशारा कर रहा हूँ कि इंटरव्यूज़ होने चाहिए या उनके व्यूज़ हमें जानने चाहिए, वो उन्होंने इंट्रोड्यूस की, जिसका बाद में अभी तमस्खर भी उड़ाया गया पिछली SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो वो अपना ये चीज़ मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ साहब के पास इतनी ऑप्शन नहीं होगी। बेशक वो उसको प्रोसेस को जिस तरह से करना चाहिए, वही मैं कह रहा था कि प्रोसेस जिस तरह से उन्होंने GSQ जिस तरह से अब इनिशिएट करेगा समरी, उससे आपको काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और दूसरा मुझे बताइएगा कि कोर कमांडर्स की अहम तरीन मीटिंग हुई है, ऑल 3 स्टार जनरल्स, इन फैक्ट नॉट जस्ट बाकी कोर कमांडर्स। तो मुझे बताइएगा कि इनमें से ये बड़ी खबरें आई उस मीटिंग में से, कोई भी इलामिया भी जारी नहीं किया गया, और ये भी बताया गया कि बात हुई कि मार्शल लॉ लगा दें अगर बात नहीं सुनते या टेक ओवर कर लें, देन उसको रद्द कर दिया गया इस पॉसिबिलिटी को, और फिर बात की गई कि किस तरह आगे बढ़ना है और डैमेज कंट्रोल भी करना है। आपके पास क्या खबरें हैं इस मीटिंग के हवाले से? ये जो कॉन्फ्रेंस थी ये बहुत अहम थी, क्योंकि ये जनरल बाजवा की एक फॉर्मल एजेंडा के साथ ये आखिरी को कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी, पॉसिबली बिफोर हिज रिटायरमेंट। एक शायद फेयरवेल कॉन्फ्रेंस भी हो जाए, एक उसकी भी एक रवायत रही है, लेकिन ये फाइनल एक फॉर्मल एजेंडा के साथ एक थी, और एक इम्पॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट में, एक इम्पॉर्टेंट बैकड्रॉप में हो रही थी कि जहाँ पर एक हमारे यहाँ एक सियासी तनाव एक ख़ास तक काफ़ी हद तक बढ़ चुका था। एक जर्नलिस्ट की असैसिनेशन हो चुकी है, एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पे असैसिनेशन अटैम्प्ट हो चुकी है। ये सब चीज़ें वहाँ डिस्कस हुई। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बाकर की गुफ्तगू सुनी, अहम तरीन तकर्री है, लेकिन इस तरह की कंट्रोवर्सी पहले कभी नहीं छिड़ी। जो बदकिस्मती है, तमाम फ्री कैन को इस पर गौर करना चाहिए। नाज़रीन, जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में अहम तरीन जो पिछले दिन हुई है, उसमें जिस तरह बाकर ने कहा कि तमाम अमूर बशमूल अरशद शरीफ के कत्ल के केस के हवाले से भी गुफ्तगू हुई, जिसने पूरे मुल्क के तूल अर्ज़ में पैरानोया फैला दिया है और अवामी एतमाद जो है वो मुल्क पे, रियासत पे बिल्कुल हिला कर रख दिया है। उस हवाले से आपको बताएं कि अहम तफ्तीशी टीम जो है वो अब दुबई पहुंच चुकी है, दुबई में तफ्तीश करने के लिए, उस पहलू को देखने के लिए। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट में आज कहा गया है कि इसी टीम के ऊपर सुप्रीम कोर्ट को रिलाय करना है, इसी की फाइंडिंग्स पे रिलाय करना है। लेकिन अरशद शरीफ शहीद की वालदा का जो ख़त था वो मौसूल हो गया चीफ जस्टिस को, और उन्होंने यकीन दिलाया है कि इंसाफ फराहम किया जाएगा। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट पाकिस्तान पर मंजर आम पर आई है, उस हवाले से उसकी क्या डिटेल्स है, मुलाहिजा कीजिए। सीनियर सहाफ़ी अरशद
अरशद शरीफ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट इस्लामाबाद में उनकी वालदा के हवाले कर दी गई है। अरशद शरीफ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट केनिया के इंडिपेंडेंट पुलिस ओवरसाइट अथॉरिटी आईजी पुलिस केनिया और डायरेक्टर पब्लिक प्रोसिक्यूशन के साथ शेयर की गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक अरशद शरीफ के जिस्म पर 12 जख्म पाए गए और खोपड़ी की बाईं जानिब की हड्डी गायब थी। उनकी बाईं आंख के गिर्द स्याह निशान था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक शहीद अरशद शरीफ की गर्दन की बाईं जानिब जख्म और छाती के दाईं जानिब सीने पर जख्म मौजूद था। अरशद शरीफ की बाएं कंधे के पास भी जख्म था, जबकि उनकी कमर के बलाई हिस्से पर जख्म का निशान पाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक उनकी दाएं हाथ की 4 नाखून मौजूद नहीं थे। उनकी दाईं कलाई पर रगड़ का निशान था। रिपोर्ट के मुताबिक अरशद शरीफ की खोपड़ी की बाईं जानिब की हड्डी गायब थी और उनके दिमाग की बाईं जानिब मुतासिर हुआ था। गोली से अरशद शरीफ का दिमाग फेफड़ा शदीद मुतासिर हुआ। अरशद शहीद की बाएं हाथ की उंगली शहादत पर गहरा जख्म था और उनकी बाएं हाथ की 2 उंगलियों के नाखून में खून जमा था। DGFIA मोहसिन हसन बट का कहना है कि पाकिस्तान के जमा शवाहिद से साफ लगता है कि अरशद शरीफ को केनिया में प्लानिंग से कत्ल किया गया। केनिया पुलिस ने अरशद शरीफ पर फायरिंग में मुलव्विस शूटर को पाकिस्तानी तफ्तीशकारों के सामने पेश नहीं किया। DGFIA का मजीद कहना है कि अतर वहीद और उमर शाहिद हामिद केनिया पुलिस के 4 आतिशी असलहे शूटर्स से पूछगछ करना चाहते थे, लेकिन केनिया की पुलिस ने सिर्फ 3 अफराद को पेश किया। दूसरी जानिब आज चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने इमरान खान तौहीन अदालत केस की समाअत के दौरान अरशद शरीफ केस के हवाले से कहा कि अरशद शरीफ की वालदा के खत पर सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई शुरू कर दी है। चीफ जस्टिस का कहना था कि जो कमीशन केनिया गया था उससे रिपोर्ट तलब कर रहे हैं। अदालत खुद तफ्तीश नहीं कर सकती, इसलिए हमें ज़ाब्ते के मुताबिक काम करना है। अरशद शरीफ की वालदा ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखकर हाई पावर जुडिशल कमीशन तश्कील देने का मुतालबा किया था। उनका मुतालबा था कि उनके बेटे की शहादत के खिलाफ हुकूमत के ज़ालिमाना इक़दामात का नोटिस लिया जाए और अरशद शरीफ के यतीम बच्चों को इंसाफ दिलाया जाए। खुदा करे अरशद शरीफ के नन्हे यतीमों और बूढ़े माँ को इंसाफ मिल सके। रियासत शहीद अरशद शरीफ के खून की कर्जदार है। प्रिया, इमरान खान साहब ने बरतानवी फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू देते हुए ये कहा है कि उनकी हुकूमत के खिलाफ अमरीकी साजिश का बयानिया अब उनके पीछे है और अब वो आगे बढ़ना चाहते हैं। अब ये उनका यू टर्न गर्दाना जाए या इसको करंट हालात के अंदर देखते हुए एक नया अज़म के तौर पे देखा जाए, किस तरह देखा जाए? लेकिन आज वज़ीर आज़म ने बारहा इसको सहाफ़ियों पर पूरा मुद्दा डाल दिया और कहा कि उनके इंटरव्यूज़ का मखसूस हिस्सा निकाल के उनके खिलाफ एक पूरा प्रोपेगेंडा किया जाता है। लेकिन इसकी गूंज आज ऐवानों में भी सुनाई दी जब ख्वाजा आसिफ समेत शेरी रहमान साहिबा ने नेशनल असम्बली में खड़े होकर उनको ये कहा कि इतना आसान नहीं है टू मूव ऑन। हमारी सियासी जिंदगी इमरान खान की जो है वो यू टर्न से भरपूर है। अब वक्त आया है कि तुम्हारे इस झूठ की वजह से तुम्हारे गिरबान के ऊपर हाथ पड़ना चाहिए, इस कौम का भी, और जो इज्जत और वकार जिसके साथ तुम खेले इस हाउस के, उसकी सियासी कीमत तुम्हें अदा करनी पड़ेगी। इमरान खान साहब ने कहा, as far as I am concerned, it is behind me. The Pakistan I want to lead must have good relationship with everyone, including the United States. ये कितना आसान है कह देना it is behind me। एक पूरा बयानिया उन्होंने खड़ा किया है after being voted out। बात करते हैं अली जैदी साहब से, हमारे साथ मौजूद हैं। अली, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। फरमाई दीजिएगा कि बड़ी स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन ली जा रही है हर हल्के से इमरान खान साहब के इस बयान को के हवाले से। ये उनका जाती तो इशू था नहीं जिसके ऊपर वो कह रहे हैं इट इज बिहाइंड मी। ये तो पाकिस्तान का इशू था, मुल्क का इशू था, मुल्क के जो ताल्लुकात हैं उस हवाले से पूरा बयानिया कंस्ट्रक्ट हुआ था। एक अगर इस बयानिया को मान लिया जाए, एक पूरे सेटअप, एक सिविलियन गवर्नमेंट को डिसलॉज करवाया गया था। हाउ कैन ही इजीली जस्ट ब्रश इट पास्ट एंड से इट्स बिहाइंड मी? मैं पहले तो जरा क्लैरिटी मैं आपको दे दूं, साजिश कभी भी दुश्मन नहीं करता, साजिश हमेशा अंदर से होती है। दुश्मन हमला करता है, दुश्मन ने पहली बात, ठीक है ना, आपका जो भी ओपोनेंट होता है, दुश्मन ना कहें चले, फॉर लैक ऑफ अ बेटर वर्ड लेट्स कॉल इट ओपोनेंट। साजिश तो अंदर से होती है, साजिश तो अपने लोग करते हैं। जो आपका ओपोनेंट होता है वो तो मुदाखलत करता है। तो मुदाखलत भी हुई थी जो कि NSC के मिनट्स में दो मीटिंग्स में एक्सेप्ट हुई, और थ्रेट भी थी। सो ब्लेटेंट इंटरफियरेंस एंड थ्रेट, यानी कि मुदाखलत और धमकी थी। साजिश तो अंदर से हुई थी, और वो साजिशी थे ये नवाज शरीफ वाले और जरदारी वाले, ये साजिशी तो इन्होंने की थी अंदर से बैठ के। अब
खान साहब ने कभी भी अमेरिका से दुश्मनी की बात नहीं की। खान साहब के साथ मैं अमेरिका के ट्रिप पे था जब डोनाल्ड ट्रंप यूएस प्रेसिडेंट थे, जो वहाँ पे A+ हमें रिसेप्शन मिला, जिस तरह हमारी ट्रीटमेंट थी, और उसके बाद जिस तरह हमारी अमेरिका के साथ ट्रेड बढ़ी, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ी, हमारे हालात डिप्लोमेटिक रिलेशंस हमारे बेहतर हुए, वो सब ठीक था। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में आके ये इंटरफेरेंस और थ्रेट आई। अमेरिका पाकिस्तान का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, हम उनके साथ ट्रेड करते रहते हैं। अमेरिका के साथ हमारी कोई जंग नहीं है। हाँ, पहले दिन से खान साहब कह रहे हैं ट्रीट अस एज इक्वल्स नॉट एज स्लेव्स, यानी कि हम गुलाम नहीं हैं, हम इक्वल्स हैं, हमें एक इक्वल फुटिंग पे हमसे बात की जाए। वो पहले भी कहा था, उस वक्त भी कहा था, और आज भी वही कहा। ये जो जस्ट लेट मी प्लीज फिनिश। आज वॉल स्ट्रीट जर्नल के एक सहाफ़ी ने पूरे पाकिस्तान मीडिया का नाम ले लेके थ्रेड ट्वीट की है कि किस तरह पाकिस्तान मीडिया ने उनके आर्टिकल को एक गलत स्पिन दी। इसी तरह फाइनेंशियल टाइम्स के भी वो जो आर्टिकल था उसमें जो खान साहब ने कहा उसको स्पिन गलत दी गई। वंस अगेन लेट मी क्लेरिफाई, हम किसी से जंग नहीं चाह रहे हैं, हम सिर्फ इक्वल फुटिंग पे डिस्कशन चाह रहे हैं, नेगोशिएशन चाह रहे हैं। जी सर, मुझे जरा सी आपको याद दहानी करवाने दीजिए। ये शहबाज और जरदारी को तो वैसे ही इमरान खान साहब पपेट्स कहते हैं, इनसे तो मुज़ाकरात करने की भी वो कायल नहीं है कि इनके पास इख्तियारात कहाँ हैं। तो ये तो पपेट हुकूमत है, फौरन आप लोग कहते हैं कि इनको लाया गया, तो असल मुद्दा तो या तो अमेरिका पे था या तो हमारी स्टैब्लिशमेंट पे था, जिनकी न्यूट्रलिटी आपको खटक रही थी। तो अब क्योंकि शायद लग रहा है, एज फार एज आई एम कंसर्न, इमरान खान साहब कहते हैं इट इज बिहाइंड मी, यानी कि अब अमेरिका के साथ तो इशू उनके लिए इशू नहीं रहा। तो अब सारे उनके तोपों के रुख या तो करंट लीडरशिप पे होंगे मिलिट्री के, जो अब अपने अलविदाई दौरों के ऊपर हैं, शायद इसीलिए टाइमिंग को गर्दानते हुए, बिकॉज ये लोग तो किसी ना 3 में ना 13 में है, तो इनका जिक्र करके तो आप बड़े आसानी से डिट्रैक्ट कर रहे हैं इशू। जिसको बैठाया गया वो तो बकौल आप लोगों के उसके पास तो कुछ है ही नहीं उसके पल्ले। सिंध हाउस में जो तमाशा चलता रहा, जो हमारे MNS की खरीदो फरोख्त होती रही, जो पंजाब असेंबली में तमाशा होता रहा, जो जरदारी वहाँ जाके चौधरी शुजात के साथ मिलके सारी डीलें करता रहा, ये सारी काम तो इन्हीं दोनों लोगों ने किए हैं। जो नवाज शरीफ बैठ के एक कन्विक्टेड एब्सकॉन्ड तो अमेरिका बैठ के क्लीन चिट कर रहा है और वाइसरॉय की तरह यहाँ पे वो कर रहा है। सो देखिए ना यार, मेहर सवाल का पूरा जवाब तो ले लो ना, फिर डिसएग्री कर लेना ना बीच में, तो फिर मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। सवाल नहीं कर रही हूँ सर, जो मुझे समझ आ रही है। सारा काम तो ये इलेक्टेड, मैं आपको समझा देता हूं, ये तो इलेक्टेड गवर्नमेंट, जो अनइलेक्टेड रिजीम चेंज फॉरेन फंडेड गवर्नमेंट है जो बैठी हुई इलीगल, ये करती आई है। जहां तक इमरान खान साहब का जो तो इधर ही रुक जाइए, साहब इधर ही रुक जाइए बराए मेहरबानी। है रिजीम चेंज करवाने वालों से अब आपको मसला नहीं है, दैट इज बिहाइंड यू, और जो इन लोगों को लेकर आए, इनके लिए रास्ता कार्व आउट कराया, उनसे आप कुछ कह नहीं रहे। सो मेरा मतलब है कि आप या तो फिर बताइए कि ऐसे कौन से हालात हैं जिसके ऊपर जो असल जिसने काम किया, एडिंग एंड अबेटिंग की है, उसके खिलाफ आपने केस ही हटा लिया अपनी मुद्दत से, या पीछे हट गए? हम बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे, हम आज भी अपने बयानिए पे खड़े हैं। हम अभी भी रिजीम चेंज के जो एक्टर्स थे उन सबको एक्सपोज कर रहे हैं, हम उनका बता रहे हैं। हम अभी भी कह रहे हैं कि ये दो जो जमातें, चोरों की जमातें हैं, ये जमातें जो हैं वो अनएक्सेप्टेबल है। इस गवर्नमेंट को हम नहीं मान रहे, हम असेंबली में नहीं जा रहे। आखिरी सवाल ये भी खान साहब ने कहा है, आखिरी सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। तो वज़ीर आज़म फिर बनते हैं इमरान खान साहब। नहीं मेहर, ऐसे नहीं होगा, मेरे जवाब तो सुनने दो ना, ऐसे नहीं मेहर यार, आप बीच में मेरी बात पूरी खत्म होने दें, शायद आपको जवाब मिल जाए मेरा। आज भी हम कह रहे हैं और खान साहब कई दफ़ा कह चुके हैं कि जो पावर्स दैट बी इन पाकिस्तान, उनके लिए शायद करप्शन इतना बड़ा इशू नहीं है जितना होना चाहिए। ये हम बिल्कुल कह रहे हैं, और ये करप्ट लोगों को लाने में पावर्स दैट बी का किरदार रहा है, उनको डिफेंड करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया। तो उसके ऊपर बयानिया बिल्कुल तहरीक इंसाफ का भी और प्राइम मिनिस्टर का क्लियर है। मैं आपको सिर्फ एक मिसाल दे दूं कि जो नाइजीरिया फॉर एग्जांपल है ना, वो दुनिया का सबसे ज्यादा तेल निकालता है, लेकिन वो भी करप्शन की वजह से मारा गया। अगर इमरान खान साहब फिर वजीर आजम बनते हैं तो इन्वेस्टिगेशन कराएंगे इस रजीम चेंज कंस्पिरेसी की अमेरिका की जानिब से? क्यों नहीं कराएंगे, वो तो हमने ऑलरेडी लिख के सुप्रीम कोर्ट को दिया हुआ है, वो सुप्रीम कोर्ट आज करा ले, हमारे हाथ में तो नहीं है। वो तो सदर साहब ने लिख के सुप्रीम कोर्ट को भेजा हुआ है, साइफर अब सदर मुमलिकत ने, तो वो तो कराएंगे, करा लें।
हमारे साथ अली जैदी Clarity तो आनी मौजूद है। चाहिए इस मुल्क में। हर हाल इस हुकूमत, जब इमरान खान साहब वजीर आजम थे, उनकी हुकूमत थी, उनके हाथ में था कि वो इसकी इंक्वायरी कराते, लेकिन उन्होंने कोई इंक्वायरी नहीं इनिशिएट की, बल्कि जिस कमीशन को इनिशिएट किया, जिस रिटायर्ड जनरल का नाम लिया, वो खुद दस्तबरदार हो गए जिम्मेदारी लेने से। लेकिन अब अली जैदी साहब कह रहे हैं अगर उनकी हुकूमत आएगी तो वो ये इंक्वायरी ज़रूर करवाएंगे। आपको बताते चलें कि आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर नैब के मामला भी उठाए गए और सुप्रीम कोर्ट के मोहतरम जज साहब जस्टिस एहसन का कहना था कि एजाजुल एहसन का कि नैब तरमीम को देखते हुए तो कोई भी करप्शन के खिलाफ ट्रायल करना नामुमकिन हो गया है नई नैब की तरमीम को देखते हुए। आगे चलते हुए 17 नवंबर के लिए केस फिर मुख्तस किया गया है। कितना मुश्किल हो गया है, कितने अहदाफ हासिल कर ली हैं इस हुकूमत ने अपने इस 6 माह के अंदर अपने करप्शन केसेस के हवाले से, नई तरमीम के हवाले से। ये मौरख तो ज़रूर लिखेगा, लेकिन एक वक्फे के बाद आपको बताएंगे कि आज पाकिस्तानी इस हुकूमत की डायरेक्शन और सिमत के हवाले से क्या महसूस कर रहे हैं। एक वक्फे के बाद हम आपको गुज़िश्ता 6 माह से बता रहे हैं, तवातर से बता रहे हैं कि इस हुकूमत की मुश्किलात में गुज़रते दिनों के साथ कमी नहीं, बल्कि ये मुश्किलात बढ़ती चली जाएंगी, और बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। और अब आवाम भी PTM हुकूमत से मुतनफ़िर होती हुई दिखाई दे रही है। 51% पाकिस्तानियों का मानना है कि मुल्क में महंगाई की जिम्मेदार PTM हुकूमत है, जबकि सिर्फ 33% के मुताबिक इसकी वजह तहरीक इंसाफ है। इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च सर्वे उस वक्त सामने आया है जब मुल्क में महंगाई की शरह 29.24% तक पहुंच चुकी है। एक तरफ अवाम महंगाई के हाथों परेशान है, तो दूसरी जानिब वजीर खजाना इसाक डार की कोशिश है कि डॉलर को 200 रुपए से कम किया जाए। हुकूमत की तरजीहात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि हुकूमत को डॉलर की फिक्र तो है मगर अवाम की नहीं, जबकि पाकिस्तान की मुश्किलात और तकलीफ आने वाले दिनों में कमी नहीं बल्कि बढ़ने वाली हैं, क्योंकि IMF ने पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा कर दिया है। IMF ने पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि बढ़ते हुए मालियाती खसारे और बैरूनी मालियाती फर्क को पूरा करने के लिए पाकिस्तान पर लाजिम है कि 800 अरब रुपए का इजाफी रेवेन्यू हासिल करे। यानी सादा अल्फाज में IMF ने मिनी बजट लाने का मुतालबा किया है। IMF ने पाकिस्तान से एक और शर्त पर यह भी रखी है कि जब तक पाकिस्तान पहले से किए गए वादे पूरे नहीं करता, उस वक्त तक मुज़ाकरात शुरू नहीं होंगे। IMF पाकिस्तान से तकाजा कर रहा है कि पाकिस्तान पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स को एडजस्ट करने का वादा पूरा करने के साथ साथ वो तमाम दीगर इकदाम भी करे कि जिनकी वजह से कर्ज प्रोग्राम बहाल हुआ था। एक जानिब IMF की अगली किस्त से कबल शराइत आयद हो रही हैं, तो दूसरी तरफ सर्दियों की आमद से कबल ही गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान स्टेट ऑयल यानी PSO में नकद रकम का बहरान नए अरूज पर पहुंच चुका है। PSO ने 621 अरब रुपए वसूल करने हैं और 268 अरब रुपए अदा करने हैं, जबकि PSO को फर्नेस ऑयल की खरीदारी के लिए तकरीबन 218 अरब रुपए की कमी दरपेश है। और अगर पूरी रकम इकट्ठी नहीं होती तो LNG की सप्लाई खतरे में पड़ जाएगी। यहाँ ये बताना भी जरूरी है कि पहले ही आलमी मंडी में LNG मिल नहीं रही। हालांकि LNG की कीमत $60 फी MMBTU से कम होकर तकरीबन $27 तक पहुंच चुकी है। अगर PSO को वसूलियां ना हुई तो LNG कार्गोज की अदायगियां भी खटाई में पड़ जाएंगी और मुल्क में गैस का बहरान मजीद गहरा हो जाएगा, जो पहले ही सर उठा रहा है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए पेट्रोलियम के इजलास में सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने वाज़ेह अल्फाज में आवाम को आगाह किया है कि मौसम सरमा बहुत मुश्किल होगा और हम क्लियर बता दें, इस दफा गैस किसी को नहीं मिलनी। उन्होंने मजीद कहा कि 3 घंटे सुबह, 2 घंटे दोपहर और 3 घंटे शाम को गैस मिलेगी, यानी 24 में से 16 घंटे गैस दस्तयाब नहीं होगी। मशहूर टेलीविजन सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स का एक मशहूर जुमला है विंटर इज कमिंग, और इस जुमले का इस्तेमाल वहां होता है कि जहां एक किरदार दूसरे किरदार को मुतनब्बे कर रहा हो कि मुश्किल वक्त आने वाला है। बिल्कुल इसी तरह हम आपको मुतनब्बे कर रहे हैं, विंटर इज कमिंग। इजाजत दीजिए, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।